तमन्ना सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी जब उसे नंदिनी का कॉल आया। नंदिनी ने तमन्ना को बंगला नंबर 21 में लंच पर इनवाइट किया था। नंदिनी अभी भी कॉल पर थी। उसने कहा, बोलो ना तमन्ना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तुम आओगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। प्लीज कुछ तो बोलो। ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही अचानक हो रही थी। कल पूरा दिन तमन्ना राहुल के कारण अपसेट थी। वो एक बार भी नंदिनी और उसकी माफी के बारे में नहीं सोच पाई थी। तमन्ना ने नंदिनी से झूठ कहा, नंदिनी मैं भी आना चाहती हूँ लेकिन मुझे आज दोपहर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ये लंच किसी और दिन प्लान कर लेते हैं। नंदिनी ने कहा, अरे तमन्ना, क्या फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है? मैं अब और कोई बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, 11 बजे तक आ जाना। इतना बोलकर नंदिनी ने कॉल कट कर दी। तमन्ना को नंदिनी के इनविटेशन में ढेर सारा प्यार झलकता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो बंगला नंबर 21 जाने के लिए अपना मन नहीं बना पा रही थी। तमन्ना ने कबर्ड से अपनी माँ की नीली साड़ी निकाली। ये वही साड़ी थी जो तमन्ना छिपकर नंदिनी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी फंक्शन से लाई थी। तमन्ना अरमान के सामने इमोशनल नहीं होना चाहती थी। वो साड़ी को लेकर वॉशरूम में आ गई। तमन्ना ने उस साड़ी को कसकर सीने से लगा लिया और कहा, माँ, ऐसा नहीं है कि मैं नंदिनी से अपना रिश्ता नहीं सुधारना चाहती हूँ, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी है। बंगला नंबर 21 से मुझे धुतकार कर निकाला गया था। वहां मेरा बहुत तिरस्कार हुआ था। सब कुछ अचानक से भूलकर वहां वापस चले जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं नंदिनी को भी अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। उसने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया आने वाला कल चुना है, एक ऐसा कल जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर नंदिनी के बढ़ाए हुए हाथ को मैंने थामने से मना कर दिया तो वो जिंदगी में फिर कहीं गलत रास्ता ना चुन ले। ऐसा नहीं है माँ कि मैं नंदिनी से डरती हूँ। मैं बस एक बड़ी बहन होने के नाते अपना बड़प्पन दिखाना चाहती हूँ। मैं उसे माफ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बंगला नंबर 21 जाने की हिम्मत जुटा सकूं। कुछ देर बाद तमन्ना बंगला नंबर 21 जाने के लिए तैयार थी। तमन्ना के मन में एक डर कायम था। उसके कदम बार बार उठते और फिर रुक जाते थे। थोड़ी मशक्कत के बाद तमन्ना ने अपना मास्क लगाया और अरमान को विजय आंटी के घर छोड़ने गई। विजय आंटी ने तमन्ना से पूछा, तमन्ना, तुम थोड़ी बेचैन सी लग रही हो, क्या सब ठीक है? तमन्ना विजय आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें अरमान से थोड़ा दूर ले आई। फिर तमन्ना ने कहा, आंटी, मैं नंदिनी से मिलने जा रही हूँ। उसने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया है। बस इसीलिए दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। विजय आंटी ये सुनते ही चौंक गई। उन्होंने तमन्ना से पूछा, तमन्ना, तुम होश में तो हो? क्या तू भूल गई कि वो नंदिनी तुम्हें और अरमान को मारना चाहती थी? तमन्ना ने उन्हें समझाया, आंटी आप गलत सोच रही हैं। नंदिनी सुधरना चाहती है। उसने मुझसे माफी भी मांगी है। विजय आंटी ने तमन्ना से कहा, बेटा, भगवान करे कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हो, लेकिन लोगों की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती, इसीलिए तुम संभल कर रहना। विजय आंटी की बात में तमन्ना को भी कुछ वास्तविकता दिख रही थी, लेकिन तमन्ना अपने मन को मैला नहीं करना चाहती थी। वो अपनी फैमिली के साथ अपनी रिलेशनशिप सुधारना चाहती थी, इसीलिए वो बंगला नंबर 21 जाने के लिए निकल गई। तमन्ना खंडहर एरिया के बाहर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थी। उसने अपने सिर पर टपली मारी और कहा, अब तो मुझे मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है। तमन्ना ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क को देखते हुए तमन्ना ने कहा, अब ये छिप छिप कर जीना बंद। मैं खुलकर सांस लूंगी। सिर्फ मैं ही नहीं, अब अरमान भी खुलकर सांस लेगा। मैं अरमान को स्कूल भेजूंगी, उसे पिक करने स्कूल जाऊंगी, फिर उसे पार्क में खेलने के लिए भी ले जाऊंगी। अरमान के बहुत सारे नए नए दोस्त बनेंगे। दोस्तों और परिवार के बीच अरमान अब कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तमन्ना, दिस इज अ न्यू डे एंड दिस इज अ न्यू लाइफ। इतना कहते ही तमन्ना ने मुस्कुराते हुए अपना मास्क डस्टबिन में फेंक दिया। राहुल अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो तमन्ना से अपनी पिछली मुलाकात के बारे में सोच रहा था। उस तमन्ना की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? राहुल सिंघानिया को उसने समझ क्या रखा है? उसे बचाने के लिए तो मैंने झूठ बोला था,
कौन सा उस झूठ से मेरा कोई फायदा हो रहा था। उस लड़की के दिमाग में अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सिर्फ अकड़ है, लेकिन उस पर मेरी नजर बनी हुई है। पापा मुझे मुंह छिपाकर घूमने का ताना देते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी प्यारी तमन्ना भी मुंह छिपाए घूमती है, तब मैं उनका रिएक्शन देखूंगा। राहुल ये सब सोच रहा था कि तभी उसके केबिन में सिंघानिया पैलेस का एक एम्प्लॉय आया। उसने राहुल से कहा, सर, आपने जो एविडेंसेस कलेक्ट करने को कहा था, वो सारे एविडेंसेस इस पेन ड्राइव में हैं। इतना बोलकर उस एम्प्लॉय ने एक पेन ड्राइव राहुल की डेस्क पर रख दी। पेन ड्राइव देखते ही राहुल ने कहा, क्या तुमने अपना काम सही से किया है? क्या इस पेन ड्राइव में सारी फोटोज और वीडियोस है? मैं ये सब पापा को दिखाने वाला हूँ। आई होप तुम्हारी कोई बेवकूफी मुझे पापा के सामने शर्मिंदा ना कर दे। राहुल के एम्प्लॉय ने कहा, ट्रस्ट में राहुल सर, ये फोटोज देखकर राजेश सर के मन के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही राहुल खुश हो गया, लेकिन उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था? राजेश सिंघानिया के किन डाउट्स को आज राहुल खत्म करने वाला था? क्या ये सब कुछ तमन्ना से रिलेटेड था? तमन्ना बंगला नंबर 21 के बिल्कुल सामने खड़ी थी। आज उसे अंदर जाने के लिए चेहरे पर कोई केमिकल या मेकअप लगाने की जरूरत नहीं थी, न ही आज उसे अंदर जाने के लिए गार्ड्स को बेहोश करने की जरूरत थी। तमन्ना का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो थोड़ी कोशिश करके अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आई। तमन्ना जैसे ही मेन गेट से एंटर हुई, उसने देखा कि नंदिनी वहीं खड़ी थी। नंदिनी को देखकर तमन्ना ने हैरानी से पूछा, नंदिनी, तुम बाहर इतनी धूप में क्यों खड़ी हो? नंदिनी ने खिलखिलाकर कहा, मेरी बड़ी बहन सालों का वनवास काटकर आज घर लौट आई है। क्या मैं उसका वेलकम करने के लिए यहाँ धूप में खड़ी नहीं हो सकती हूँ? इतना कहते ही नंदिनी तमन्ना का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ ले गई। गार्डन में आते ही नंदिनी बोली, क्या तुम्हें याद है तमन्ना, हम यहाँ रोज बैडमिंटन खेला करते थे। हाँ, मुझे याद है, और पापा जी रोज तुम्हें चीटिंग करके जिता देते थे, तमन्ना ने कहा। नंदिनी ने रूठते हुए कहा, मुझे रोज पापा चीटिंग करके नहीं जिताते थे, कभी कभी मैं सच में भी जीतती थी। ये देखकर तमन्ना हंसने लगी। बचपन की यादों से मिल रही खुशियां तमन्ना के दिल में बसे डर को कम कर रही थी। नंदिनी ने तमन्ना से कहा, चलो अब मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। नंदिनी तमन्ना का हाथ अपने हाथ में लिए उसे तेजी से बंगले के अंदर ले गई। उधर राहुल तेज कदमों से अपने पिता के केबिन की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव भी थी जो उसे एक एम्प्लॉय ने ला कर दी थी। राहुल को अपने केबिन में देखते ही राजेश सिंघानिया ने पूछा, आज किस बात के लिए मुझसे बहस करने आए हो? राहुल ने कहा, आज मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूं, आज मैं आपके सामने अपना एक पॉइंट प्रूव करने आया हूं। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूं। ये सुनकर राजेश सिंघानिया हंसने लगे और बोले, रिकी, तुम अभी तक पिता नहीं बने हो, शायद इसीलिए तुम एक बात नहीं जानते होगे। जब बेटा सही साबित होता है और पिता गलत, तब पिता को बेटे से भी ज्यादा खुशी होती है। राहुल ने प्राउडली कहा, पापा अगर ऐसा है तो आप वाइन मंगवा लीजिए, आज आपको अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। राजेश सिंघानिया ने अपने बेटे को समझाया, रिकी, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम हमेशा इतने उत्तेजित रहते हो कि वक्त से पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हो। तुम जो दिखाने लाए हो वो दिखाओ। तुम सही साबित हुए तो बाप बेटे साथ में बैठकर वाइन पिएंगे। राजेश सिंघानिया के इतना कहते ही राहुल ने उनका लैपटॉप अपनी तरफ किया, फिर उसने अपने साथ लाई हुई पेन ड्राइव को लैपटॉप में इंसर्ट किया। लैपटॉप स्क्रीन पर जो पहला फोल्डर दिखाई दिया उसका नाम खंडहर एरिया था, लेकिन राहुल ने वो फोल्डर नहीं खोला। उसने एक दूसरा फोल्डर खोला और अपने पिता राजेश सिंघानिया को कुछ वीडियोस दिखाने लगा। बंगला नंबर 21 में तमन्ना के सामने सिद्धार्थ तिवारी खड़ा था। तमन्ना अपने पापा जी के पांव छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी ने अपने कदम पीछे ले लिए। सिद्धार्थ ने कहा, तमन्ना, तुम मेरे पैर नहीं छू सकती हो। तमन्ना और नंदिनी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नंदिनी ने कहा, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? तमन्ना। सिद्धार्थ तिवारी ने नंदिनी को बीच में ही टोका, नंदिनी, ये मेरे और तमन्ना के बीच की बात है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा होगा। फिर सिद्धार्थ तिवारी ने तमन्ना से कहा,
तमन्ना, तुम और नंदिनी पुरानी बातें भूलकर आसानी से आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन मैं आज भी कुछ नहीं भूला हूं। तमन्ना सोचने लगी, मुझे इतनी जल्दी बंगला नंबर 21 नहीं आना चाहिए था। नंदिनी ने मुझे इनवाइट करने के बारे में शायद पापा जी से बात नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी के मना करने के बाद भी नंदिनी ने मुझे इनवाइट कर लिया। तमन्ना ये सोच ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ तिवारी ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने अपना सिर तमन्ना के सामने झुका दिया और कहा, मुझे माफ करना तमन्ना। एक बाप होने के नाते मुझे तुम्हारी ढाल बनना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया। तुम प्लीज मेरे पांव मत छुओ, मैं उस लायक ही नहीं हूं। बस हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इस पाप के बोझ के साथ मरना नहीं चाहता हूं। ये सुनकर तमन्ना ने सिद्धार्थ तिवारी से कहा, पापा जी प्लीज आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अब हम सभी बीती बातों को भुला देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ तिवारी ने तमन्ना से कहा, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां दे। अब मैं मरने के बाद तुम्हारी मां सोनल के सामने सीना तान कर जा सकता हूं। तमन्ना ने कहा, पापा जी इतना खुशी का माहौल है, आप क्यों इसमें मरने की बातें कर रहे हैं? तमन्ना के इतना कहते ही सिद्धार्थ तिवारी ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया। तमन्ना इस पल अरमान के बारे में सोच रही थी। अरमान को जब पता चलेगा कि उसकी एक मौसी है और नाना भी है, तो वो कितना खुश होगा। नंदिनी ने कहा, अब आप लोग प्लीज ज्यादा रोना धोना बंद कीजिए। मैंने आज वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाया हुआ है। नंदिनी के ऐसा कहते ही सब हंसने लगे और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। तमन्ना ने मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी में जिन खुशियों ने दस्तक दी है, मैं अब सिर्फ उनके बारे में सोचूंगी। मैं उस बेवफा बेहुदा राहुल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। राहुल ने राजेश सिंघानिया से कहा, पापा ये देखिए, मेरी टीम ने एक सर्वे किया है। हमने कुछ लोगों को पूछा कि अगर उदयपुर की गर्मी में उन्हें बर्फ देखने का मौका मिले तो उन्हें कैसा लगेगा। मेरे सर्वे के मुताबिक 78% लोगों को ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक लगा। मैंने विदेशी टूरिस्ट के बीच भी ये सर्वे किया। ज्यादातर लोगों को मेरा कैलाशपुर बसाने का आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब तो आपको भी मेरे इस आइडिया को अप्रूव करना ही होगा। राजेश सिंघानिया ने कहा, रिकी आई एग्री। अभी सोचने में और सुनने में कैलाशपुर बसाने का आइडिया बहुत यूनिक लग रहा है, लेकिन जिस इंसान से अपनी लाइफ की रियलिटी ना संभल रही हो, वो क्या इस प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बना पाएगा? राहुल ने उत्तेजित होकर कहा, पापा मैं इस सपने को रियलिटी बना सकता हूँ। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। आप बिना वजह मेरी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। राजेश सिंघानिया ने अपने बेटे पर तंज कसा। चलो, मैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज को ट्रस्ट कर लेता हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक इंडिया में रुकोगे? अगर तुम प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़कर स्पेन भाग गए तो? राहुल ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, पापा प्लीज ट्रस्ट मी, मैं वापस स्पेन नहीं जाऊंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। आप बस सिंघानिया एम्पायर के हेड होने के नाते मेरे फाइनेंसेस अप्रूव कर दीजिए। क्या आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? राजेश सिंघानिया एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, अपने बेटे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक ड्रग लॉर्ड के लिए मैं अपनी उंगली तक हिलाना नहीं चाहता हूँ। राहुल गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ओके फाइन पापा, आपको जो करना है आप वही कीजिए। ये बात याद रखिएगा कि मैं उस अंधेरी गली से वापस आना चाहता था और आपने ऐन वक्त पर अपने हाथ खींच लिए। इस बार मेरी जिंदगी का जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इतना बोलकर राहुल गुस्से में वहां से जाने लगा, लेकिन तभी राजेश सिंघानिया ने कहा, रुको रिकी, मैं तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट को फंड करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या थी राजेश सिंघानिया की शर्त? क्या ये शर्त तमन्ना से जुड़ी थी? और क्या राहुल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाशपुर के लिए इस शर्त को मान लेगा? इन सभी सवालों के